आजकल आपका जो मीडिया वाले हैं वो बड़े कष्ट में हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि बड़ा फांसीवाद चल रहा है, और संजय राउत जी भी कह रहे थे कि बड़ा फांसीवाद हो गया है। तो आपका अनुभव क्या कह रहा है कि साहब आजकल फांसीवाद ज़्यादा है क्या पहले के मुकाबले? हाँ सब बिल्कुल, फांसीवाद तो बढ़ ही गया है और अब उसका रिएक्शन भी देखने को मिलने लगा है समय समय पर। तो जब रिएक्शन होगा तो फांसीवाद तो बढ़ेगा ही। और संजय राउत जैसे लोग तो आदर्श हैं इसके लिए। संजय राउत ने जो कंगना रनौत और इन सब के लिए कराया वहाँ पे बैठ के, जब ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो सर फांसीवाद ही लगेगा इन लोगों को, तो और क्या लगेगा। ये कोई इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि इस तरह की भी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन सब मुझे इसमें, मैं आपसे जैसे अभी बात भी कर रहे थे हम, तारीफ़ मैं करना चाहूँगा एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे की तारीफ मैं इसलिए करना चाहूँगा सर कि उन्होंने ये दिखा दिया कि असली शिवसेना तो वही लेके आए हैं। वो जो शिवसेना हुआ करती थी पुराने वाली, कि बाला साहब ठाकरे के बारे में कोई एक शब्द बोल के दिखाए तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तो वो जो शिवसेना है सर, वो अब रियल शिवसेना नज़र आ रही है। पहले जनता ने अप्रूवल दिया उसका नवंबर में जब चुनाव हुए कि भाई असली शिवसेना यही है। ठाकरे को रिजेक्ट किया वहाँ के लोगों ने। और अब जो इसका कुणाल कामरा वाला मामला हुआ है, उसके बाद जो जनता ने, उनके शिव सैनिकों ने जो रिएक्शन दिया, वो भी लाजवाब है रिएक्शन। मुझे ये बात पसंद आई कि शिवसेना वास्तव में एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर आए। हाँ, फांसीवाद तो चल ही रहा है। नहीं, आपके मित्र कह रहे हैं फांसीवाद है। देखिए, जब यहाँ पर दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे इतने सारे किसान, और उसको जो है उनको उनकी बातें मांगे नहीं मानी जा रही थी, जबकि उन्होंने पूरे दिल्ली की ऐसी तैसी कर दी थी, सांसें रोक दी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी थी। बिल्कुल। लेकिन अब उनको उखाड़ के फेंक दिया गया है और अंदर बंद कर दिया गया है, तब सब लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो सर हमारे कौन सा फांसीवाद है? मैं तो सर पिछले 6-7 दिनों से लगातार इन सब के न्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, जो फांसीवाद का आरोप लगा रहे हैं अपने, हमारे रवीश बाबू हैं, अजीत अंजुम हैं, मैं सबको लगातार ट्रैक कर रहा हूँ कि क्या इस पंजाब वाले मामले पे किसी ने कोई वीडियो बनाया क्या। सर एक वीडियो नहीं बनाया किसी ने। और मैं तो ये भी एक चीज़ बताऊँ आपसे कि जो इतना 1 साल तक वहाँ पे धरना चला है, ये फिलहाल जिसे डल्लेवाल और ये सब लोग बैठे हुए थे, नाम ही डल्लेवाल है उसका, इसे लेके सर कोई कोर्ट भी नहीं गया। आप यहाँ बताइए, जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वहाँ की आम जनता कोर्ट चली गई थी कि साहब हमारा रास्ता रोका हुआ है। गाजियाबाद वाले दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, पता नहीं कहाँ से घूम के, नोएडा से 20-20, 22-22 किलोमीटर घूम के जा रहे थे। तो मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि दिल्ली वहाँ पे जो है वो किसी आम पब्लिक के बीच में से किसी वकील ने, किसी ने कोई पिटीशन नहीं लगाई, कोई याचिका नहीं डाली कि साहब इनको हटवाया जाए। हटवाया किसने सर? ट्रेडर ने, पंजाब के ट्रेडर ने। वही ट्रेडर जो यहाँ दिल्ली पे स्पॉन्सर कर रहा था, वही ट्रेडर वहाँ पे पीड़ित बना। ऐसे ही हुआ है सर। वो सब भगवंत मान के पास रोज जाते रहे कि भाई कब तक करेंगे। 50-50 किलोमीटर ट्रक घूम के जा रहे हैं इनके चक्कर में। तेल इतना खर्चा हो रहा है, भाड़ा निकल नहीं रहा है, कैसे चलेगा काम। और ट्रेडर के दबाव में ही ये करना पड़ा भगवंत मान को, वरना दिल्ली में तो कोई ऐसा दबाव था ही नहीं। दिल्ली का जो ट्रेडर है उसका तो, दिल्ली का तो इतना बड़ा वो है इलाका, किधर से भी ट्रक घुसा लो आप, नोएडा से घुसा लो, इधर से घुसा लो, सोनीपत साइड से घुसा दें आप, बागपत साइड से किधर से भी ले आएँ। तो ये वहाँ पे वही ट्रेडर जो स्पॉन्सर कर रहा था गाजियाबाद के पास बैठे हुए सारे किसानों को और उधर शंभू बॉर्डर पर सबको, वही ट्रेडर वहाँ पीड़ित बना। ये जो एक होता है ना कि हर चीज़ का एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उन्होंने पिछले 1 साल में उसको झेला। और भगवंत मान ने शायद, मुझे तो ये लगता है कि जो विपासना करने के लिए गए थे वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, मेरे ख्याल में उनसे शायद पूछा भी नहीं होगा, खुद ही डिसाइड कर लिया होगा कि भाई इसके बिना काम चलेगा नहीं, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो केजरीवाल ने कह दिया होगा कि हाँ भाई कर लो, जैसे मान साहब आपको करना है वैसे कर लो। तो ये काम, जैसे मैं वहाँ शिंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ सर, यहाँ मुझे भगवंत मान की इस बारे में तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो कोई नहीं कर पाया वो भगवंत मान ने करके दिखाया। तारीफ़ तो आपके मित्रों की करनी पड़ेगी ना। नहीं सर, हमारे मित्रों ने तारीफ़ के लायक कोई काम नहीं किया सर। उनकी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी कि साहब किस तरह से वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। सर वो गिरगिट ही हैं। वो गिरगिट ही हैं, वो रंग कहाँ बदल रहते हैं, उनका रंग ही यही है, उनका एक ही रंग है, रंग नहीं बदलते सर वो। अगर वो रंग बदल रहे होते तो उनके बारे में भी वीडियो बनाते। अजीत अंजुम वहाँ भी गए होते। अब आपको मैं बताता हूँ, अजीत अंजुम
जब हरियाणा में चल रहा था, ये हरियाणा चुनाव से पहले, वहाँ खूब वीडियो बनाने के लिए गया। राकेश टिकैत भी गया वहाँ पे, लेकिन इस पंजाब वाले पर अजीत अंजुम एक दिन नहीं गया, पूरे के पूरे दिल्ली में बैठा हुआ है, ज्ञान देता रहा कि कोई वीडियो नहीं बनाया उसने। तो सर ये गिरगिट नहीं है, ये इनके एक ही कलर हैं। ये समय के गिरगिट तो वो है कि समय के साथ कलर बदल ले, इसने समय के साथ वो कलर नहीं बदला। इसने बताया कि मैं क्या हूँ और मैं वैसा ही हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। आपके पड़ोसी राकेश टिकैत ने तो कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में प्रदर्शन करेंगे, क्या हुआ उसका? मुझे सुनाई नहीं पड़ा कहीं कुछ भी। पता नहीं सर, आप भी मुझे लगता है कि आपके जो इंटॉलरेंट असहिष्णु मित्र हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। नहीं सर, वैसे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दरअसल इस मामले में सबसे ज़्यादा असहिष्णु हमारे योगी जी हैं। तो राकेश टिकैत को ये लगता है कि अगर हमने कुछ करना शुरू किया वहाँ पे, तो योगी जी फिर वो अपना डंडा चलाएंगे। तो जो काम वो गाजियाबाद में नहीं कर पाए थे जब ये रोया था, और जगह हो जाएगा। अब पिछले दिनों आपको हमारी आपकी बात हो ही रही थी, वो एक वीडियो आया था जिसमें राकेश टिकैत दौड़ा हुआ जा रहा था। यूपी पुलिस वाले जो है वो भागे जा रहे थे डंडा लेके उनके पीछे। तो पुलिस आ गई, पुलिस आई। तो उसकी वजह से राकेश टिकैत में भय है। और आपको मैं बताऊं, फिर रिकॉल कराता हूं उस चीज़ को, जब दिल्ली में चल रहा था, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में सितंबर में महापंचायत हुई थी 2021 में ही, यूपी के चुनाव से पहले। उस समय यूं कहा था राकेश टिकैत ने कि दिल्ली में नहीं, अब हम लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों ने उनसे ये कहा था कि भाई दिल्ली में आपके बैठने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा इसका पॉलिटिकल माइलेज अगर लेना है तो आप यूपी में कुछ करो आके, वहाँ तो दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, यूपी में इसका कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ करो। तो उसने ये कहा था कि हम अब अगला घेराव लखनऊ का करने वाले हैं। महापंचायत में ऐलान करा था राकेश टिकैत ने। हिम्मत तो नहीं हुई सर जाने की कहीं भी। उनको तो इनवाइट किया था योगी जी ने कि हाँ आओ। हाँ, योगी जी तो कह रहे थे कि करके दिखाओ, तो वो हिम्मत नहीं हुई ना उनकी। उन्हें पता है कि योगी जी उनका इलाज कर देंगे वहाँ पे, तो वो गए नहीं है उस तरह से। और पिछले दिनों हमने एक वीडियो किया था आपके साथ, उसमें मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि आप ये समझिए कि जब से कांग्रेस का राज खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से एक योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राकेश टिकैत को अपनी टेबल पर बैठ के चाय नहीं पिलाई। हाँ, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है सर। पहले क्या होता था, कल्याण सिंह भी इनके दबाव में रहे, जब उस समय बड़े टिकैत साहब जिंदा थे, महेंद्र सिंह टिकैत, वो भी इनके दबाव में रहते थे। वो तो अडवाणी जी तो इनके गांव तक जाते थे, गांव में गए कई बार अडवाणी जी तो। राजनाथ सिंह इनके यहाँ जाते रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव तो फैमिली बताते थे इनको। तो मायावती ने भी थोड़ा सा इनसे दूरी बना के रखी थी, लेकिन मायावती शशांक शेखर के थ्रू डील करती थी, क्योंकि शशांक शेखर मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, जो उनके कैबिनेट सचिव थे, वो उनके थ्रू डील कर लेती थी इनको, तो वो हैंडल करके रखते थे। और शशांक के जो भाई थे वीरेंद्र सिंह, वो भारतीय किसान यूनियन के कभी जिला अध्यक्ष रहे। अच्छा। तो हाँ, वीरेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष रहे। अभी कैंसर से उनका निधन हुआ, कुछ एक डेढ़ साल पहले की बात है। वीरेंद्र सिंह, शशांक शेखर सिंह क्या जाट था क्या? हाँ, जाट थे ये मीरापुर कस्बा पड़ता है एक मुजफ्फरनगर में, बिजनौर साइड में। वहाँ पे अच्छा कृषक फैमिली थी, और इन्हीं की फैमिली से वंदना वर्मा जो है वहाँ पे जिला पंचायत में भी रही हैं, कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन। तो ये फैमिली जो है पूरी उनके करीब थी। और वीरेंद्र सिंह जो शशांक शेखर के भाई थे, वो कभी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में जिला अध्यक्ष थे किसान यूनियन के। तो इन लोगों ने मायावती को हैंडल करके रखा। वो कोई भी अगर ये अपनी मांग मनवाना चाहते थे तो वो शशांक शेखर के थ्रू अपना मैसेज वहाँ भिजवा देते थे। लेकिन योगी जी ऐसे आदमी रहे कि जिनकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो राकेश टिकैत या भारतीय किसान यूनियन इन सब को हैंडल करता हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। तो ये यूपी में जाने का ऐलान कर दें, कुछ भी कर दें, कुछ हिम्मत है तो नहीं वैसे इनकी। गाजियाबाद में भी इनको तो खैर उठा ही रहे थे, रोक लिया शायद सेंटर से। तो उसके बाद में इनको सपोर्ट मिल गया था जयंत चौधरी का। हाँ, वो भी अब नहीं है। वो भी अब नहीं है। जयंत चौधरी का सपोर्ट था निश्चित रूप से।
दरअसल जयंत चौधरी भी उस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। जयंत चौधरी से बात तो इनकी 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी हुई थी कि आप साथ आ जाओ, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने उसे ये सलाह दी कि आप विधानसभा के बजाय अगर आप लोकसभा चुनाव में समझौता करोगे बीजेपी से तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी एमपी नहीं बन पा रहा था। मेरे ख्याल में 2009 के बाद से कोई एमपी नहीं बना था आरएलडी का। अजीत सिंह भी लगातार 3 चुनाव हार गए, जयंत चौधरी भी 3 चुनाव हार गए। तो उसके बाद से इनको ये लगने लगा था कि भाई अब पार्टी को कैसे बचाया जाए। तो उन्हें ये लगा कि विधानसभा चुनाव में अगर फोकस जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ तो छोटे पॉकेट्स में मुस्लिम वोट वगैरह मिल जाएंगी, और मुस्लिम वोट्स मिलने के बाद हमारा जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसी वजह से जयंत चौधरी ने इंतज़ार किया, वरना वो तो पहले ही साथ आ सकते थे। कुछ लोग बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि जयंत आए। वो ये अफवाह उड़ा देते थे कि भाई बीजेपी इनको ये ऑफर कर रही है कि आप आरएलडी को मर्ज कर लो। ये तो बात काफ़ी हुई थी, काफ़ी हुई थी, ये खूब चलती थी। जब भी इनके गठबंधन की बातचीत चलती थी पिछले 5-7 साल में, 10 साल में, जब भी बात हुई, अजीत सिंह जिंदा थे उस समय भी, कि साहब आप पार्टी को मर्ज कर लो हमारे साथ। ये लेकिन जयंत चौधरी इसके लिए एग्री नहीं थे कि पार्टी मर्ज नहीं करूंगा मैं। तो इसलिए पार्टी मर्ज करने के बाद तो फिर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते। कुछ नहीं सर, फिर तो आप समुद्र में एक छोटी सी मछली हो, तो फिर आपको कोई पूछने वाला है नहीं है, फिर कोई भी हड़प लेगा आपको। और बीजेपी में आप जानते हैं कि कितना बड़ा कैडर है, कितने सारे बड़े लीडर हैं।